प्रणाम प्यारे बच्चों। बोर्ड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं डॉक्टर अनिरुद्ध पोरवाल और मेरी पूरी टीम ने बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का भरसक प्रयास किया। आज 28 जनवरी 2024 को हमने केमिस्ट्री का मॉक एग्ज़ाम लिया, मॉक टेस्ट लिया, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर बच्चों को तैयारी कराने के लिए बोर्ड की पूरी रिहर्सल कराई। अधिकांश बच्चे इस एग्ज़ाम में आ सके जिनकी रीच हम तक थी, उन्होंने ये बोर्ड एग्ज़ाम दिया, मॉक बोर्ड एग्ज़ाम दिया। जो हम तक नहीं पहुंच सके उनके लिए हम ये मॉक टेस्ट बोर्ड एग्ज़ाम का लेकर आए हैं, वो सोल्यूशन भी साथ में लेकर आए हैं, ताकि बोर्ड में आने वाले जो पुराने प्रश्न आए हुए हैं और उनसे संबंधित और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनसे संबंधित क्या क्या आंसर हो सकते हैं वो हम आपको यहाँ बताएंगे, ताकि आप भी हमारे द्वारा दिए गए कुछ सुझावों का यूज़ करके अपने वर्ष 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो समय न गंवाते हुए चलते हैं अपने मॉक टेस्ट की ओर। वही बोर्ड पैटर्न, पहले MCQ, फिर आपके क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, फिर 3 मार्क्स, फिर आपका क्या कहते हैं केस स्टडी और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। तो आइए देखिए, ये है हमारा मॉक टेस्ट जो हमने लिया था। सबसे पहले चले सबसे पहले हम सेक्शन ए की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमारे पास MCQ क्वेश्चंस हैं। अगर देखा जाए तो लिखा गया डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन टू ऑल आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, डेक्स्ट्रो और लीवो, क्वेश्चन निकाला गया हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन से, ठीक है। वहां पर हम कायरलिटी पढ़ते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ते हैं, तब ये क्वेश्चन निकल के आता है। तो डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी जो है ये क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो वहां देखा जाए तो स्टीरियो आइसोमर के लिए बात कही जाती है कि ऐसे कंपाउंड जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो बट दे शो डिफरेंट बिहेवियर अगेंस्ट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो लीवो और डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी जो आइसोमर ब्यूटेन टू ऑल के हैं, वो उन्हें इसलिए सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि क्या होगा, उनकी दे हैव सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। किराल कार्बन है इसीलिए कायरलिटी तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आएगी। रेस्टिक रोटेशन में डबल बॉन्ड हो नहीं सकता क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में का कारण बनता है। और दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि दोनों ऑप्टिकल आइसोमर है तो वो दोनों ही ये प्रॉपर्टी दिखाएंगे। सेपरेशन नहीं हो सकेगा तो उसका परफेक्ट रीजन बनेगा दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा अच्छा क्वेश्चन आया, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। ये बोर्ड का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में ये 2-3 जगह बायोमोलिक्यूल के अंदर पूछा गया है। डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड में आपके पास 3 आते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ऐसा नहीं है, ये 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस जहां मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, माल्टोज के हाइड्रोलिसिस जहां मिलते हैं 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, वहीं लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस मिलता है हमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज। चलिए अब बात करते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। फिर ये क्वेश्चन आया आपका हेलो एल्केन्स हेलो एरीन से, जब वहां पे हम NSR वगैरह पढ़ते हैं तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जहां पर वो अपने लोन पर एक से अधिक अलग अलग साइट से दे सकते हैं, अलग अलग डोनर साइट से दे सकते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। इसमें अच्छा एग्जांपल है NO2 नेगेटिव, क्योंकि ये नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो कहलाते हैं हमारे एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। आगे चलें तो अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो एक हमारे पास टर्शियरी अमीन है, एक इथेनॉल है और एक है आपके पास प्राइमरी अमीन है इथाइल अमीन के तौर पे। बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हम 2 फैक्टर देखते हैं। पहला फैक्टर तो ये होता है कि सामान्यतः कहते हैं कि मोलर मास बढ़ते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, लेकिन मोलर मास हम तब देखेंगे जब हमारे पास सेम फैमिली के कंपाउंड हो। अल्कोहल सारे हैं, सारे एमीन्स हैं, सारे कार्बोक्सिलिक हैं। अगर कंपाउंड अलग अलग हैं तो हमें नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बेसिस पे बॉइलिंग पॉइंट को डिफरेंशिएट करना है। तो देखा जाए यहाँ पे तो ये टर्शियरी अमीन है, ये इथेनॉल है और ये इथाइल अमीन है। ट्राई इथाइल अमीन, यहाँ पर देखो इंटरेक्शन की बात करें तो ये दोनों मॉलिक्यूल H बॉन्डिंग परफॉर्म करेंगे। हम सब जानते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये 3 एटम जो है केमिस्ट्री में H बॉन्डिंग परफॉर्म करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये वाला एटम जो है H बॉन्डिंग नहीं करेगा। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर नाइट्रोजन तो इसके पास भी है, तो H बॉन्डिंग के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तभी H बॉन्डिंग करेंगे जब इनके साथ भी कोई ना कोई क्या कहते हैं आपका हाइड्रोजन एटम एटलीस्ट एक तो लगा हो।
इस नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है, इसलिए ये टर्शरी एमीन H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होने वाला है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अब इन दोनों की बात की जाए तो यहां ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इट मींस ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा H बॉन्ड बनाएगा इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। इस वजह से मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन यहां ज्यादा होगा, यहां कम होगा, इसीलिए एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, इथाइल एमीन के बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और ये जो ट्राई इथाइल एमीन है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इसलिए अगर देखा जाए तो ए, फिर सी, फिर बी, यानी ये ऑप्शन बैठेगा आपका ए लेस देन सी लेस देन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा तो परफेक्टली है, MnO4 नेगेटिव को MnO2 में कन्वर्ट करना है तो कितने चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी। तो सामान्यतः अगर हम फैराडे के लॉ की बात करें तो वहां से हम बात करते हैं Q = NF चार्ज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर अब बात यह कि सर यहां से यहां तक जाने में कि यहाँ पे n क्या है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे हमें क्लास 11 के थोड़े से रिएक्शन बैलेंसिंग की आवश्यकता पड़ती है, अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर देखें तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4 है। तो +7 से अगर हम +4 जाते हैं, अगर मैं +7 से +4 जाता हूं तो डेफिनेटली यहां तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। और यहां अगर मैं n की जगह 3 रखूं और F, तो आंसर बन जाता है मेरा 3 फैराडे। क्लियर। अच्छा, इन अ केमिकल रिएक्शन A goes to 2B रिएक्शन, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A is 6.0 × 10³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, व्हाट विल बी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, B का अपीयरेंस रेट क्या होगा। तो ये अच्छा कैनेडिस का बढ़िया क्वेश्चन दिया गया था। तो अगर हम देखें तो इसका रेट लिखेंगे क्या, dA/dt माइनस में इक्वल टू जो स्टाइकियोमेट्री होती है वो अपॉन में जाती है dB/dt, ठीक है। dA/dt की वैल्यू हमें दी गई 6 × 10³ अच्छा, यहाँ जो नेगेटिव साइन है इसका कोई एल्जेब्रिक मीनिंग नहीं है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है डिसअपीयरेंस रेट, ठीक है। तो 6 × 10³ हमें ये दिया गया ए का डिसअपीयरेंस रेट 1/2, और यहाँ पे अगर हम बात करें हमें dB/dt निकालना है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 12 × 10³, ये हमारा बनेगा dB/dt। तो अगर इस हिसाब से लें तो हमारा आंसर क्या बनता है, ऑप्शन ए बनता है। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following has magnetic moment value of 5.9 बोहर मैग्नेटॉन, BM बोहर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट यूनिट होती है। तो अगर कंपाउंड अगर मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहा है, इसका मतलब कंपाउंड के अंदर स्पीसीज के अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर है, और मैग्नेटिक कैरेक्टर होने के लिए ये बात हमें पता है कि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो इन सभी के मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे, जिससे पता चले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ कितने हैं। तो अगर 5.9 की बात की तो ऐसे तो तरीका तो ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया वो ये बनाया गया μ = √n × n+2, ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला है। तो अगर मैं यहाँ पे एक रैंडमली तो प्रैक्टिस करते जाता है कि देखिए 5.9 है, तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 5 रखूँ तो 5 × 5+2 दैट इज √35, √36 होता है 6, स्क्वायर रूट 36 का 6 होगा, तो 35 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 5.9 के आसपास आएगा। अगर 5.9 बोहर मैग्नेटॉन आ रहा है, इसका मतलब उस आयन के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें से किसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नो डाउट 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, Fe3+ के पास होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान देते हैं फिनॉल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पे। फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड एट लो टेम्परेचर। फिनॉल की अगर बात की जाए तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां अगर देखा जाए तो ये फिनॉल है, हम सब जानते हैं ये फिनॉल मॉलिक्यूल है। अच्छा, फिनॉल में जो ये ऑक्सीजन है ये हाईली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो जब हाईली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये ऑर्थो पैरा को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, हाईली एक्टिवेट कर देता है। इसीलिए जब फिनॉल का हम हेलोजिनेशन यानी कि जब ब्रोमिनेशन हम एक्वस मीडियम में कराते हैं तो एनसीईआरटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बनाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनाता है, और ये एक तरीके से फिनॉल का टेस्ट भी है। लेकिन जब हमें ऑर्थो और पैरा आइसोमर बनाने होते हैं अलग अलग, तो हमें क्या करना पड़ता है, फिनॉल की रिएक्टिविटी कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि एक्वस मीडियम में फिनॉल का जो OH टर्मिनल है वो हो जाता है पोलराइज्ड। यहां पर कार्बन डाइसल्फाइड है वो नॉन पोलर मीडियम है, और इस नॉन पोलर मीडियम में फिनॉल पोलराइज नहीं हो पाता है। फिनॉल पोलराइज नहीं हो पाता तो पोलराइज्ड होगा, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, पोलराइजेशन की कंडीशन में मेरे पास निकल के आएगा फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन रिंग को ज्यादा एक्टिवेट करता है इन कंपैरिजन टू फिनॉल। तो CS2 मीडियम में फिनॉल रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन उतना एक्टिवेट नहीं कर रहा जितना फिनॉक्साइड आयन एक्टिवेट करता अगर मैं एक्वस Br2 लेता। इस वजह से
ऑर्थो पैरा एक्टिवेट तो होगी बट बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं होगी, तो इसलिए मुझे ऑर्थो और पैरा आइसोमर अलग अलग मिलेंगे। कई बार क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है पूछा हुआ। आगे चले हम तो द एल्कोहल विच डज नॉट रिएक्ट विद ल्यूकास रेजेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एनसीईआरटी में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल क्या कहते हैं उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। और जनरली जब हम अगर आप बच्चे प्रैक्टिकल देंगे, अगर बहुतों बच्चों का हो गया होगा और जो कुछ का होना बाकी होगा, तो ल्यूकास रेजेंट तो एक ऐसा है जो बहुत कॉमन पूछा जाता है। ल्यूकास रेजेंट की बात की जाए, दिस इज एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ये ल्यूकास रेजेंट है। और ल्यूकास रेजेंट अगर आपने पढ़ा है तो दिखाया हुआ कि टर्शरी एल्कोहल में ल्यूकास रेजेंट की कुछ ड्रॉप डालते हैं तो इमीडिएट क्लाउडीनेस टर्बिडिटी आ जाती है। 2 डिग्री में ये टर्बिडिटी कुछ समय के बाद आती है, और प्राइमरी एल्कोहल तो रूम टेम्परेचर पे ये टेस्ट देते ही नहीं है। इसका मतलब अगर कोई एल्कोहल ल्यूकास टेस्ट नहीं दे रहा है तो वो प्राइमरी होना चाहिए, और साफ साफ दिख रहा है वो प्राइमरी एल्कोहल यहाँ पे कौन है, एन ब्यूटेनॉल है। ठीक है, इसीलिए अब यहां पर क्या है, हमने खुद देखा कि 3 डिग्री एल्कोहल क्या करते हैं, ल्यूकास टेस्ट बहुत तेजी से परफॉर्म करते हैं, यानी कि 3 डिग्री में ल्यूकास रेजेंट की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, 2 डिग्री में और कम हो जाएगी, 1 डिग्री में और कम हो जाएगी, यानी कि ल्यूकास से निकाला हुआ एक और बढ़िया क्वेश्चन जो है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, पता होना चाहिए। द एडिशन ऑफ HCN, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, द एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनाइल कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करें, कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब हो जाता है एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन की अगर हम बात करें तो ये मेरे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है, HCN की रिएक्टिविटी करानी है। तो HCN की रिएक्टिविटी सबसे पहले क्या होगा, जो HCN मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव में। ठीक है, अब क्या होगा जब ये Cn नेगेटिव यहाँ अटैक करने आएगा, मैं डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूँ, Cn नेगेटिव जो अटैक करने आएगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये सब हम क्लास 11 की जीओसी में आता है कि जब कोई अटैकिंग रीजन किसी मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम पे अटैक करता है तो डबल बॉन्ड टूट जाता है, और उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक एटम पे ट्रांसफर होगा, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। गॉट इट। अब क्या होगा, मैकेनिज्म का सीधा फंडा, इलेक्ट्रॉन रिच ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो साइनाइड आयन इस पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आपके ऐड हुआ, इसीलिए ये जो इसका आंसर बनेगा दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आगे बात चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। चलिए आइए क्वेश्चन में 11 पे, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव। तो यहाँ लॉजिक ध्यान रखना, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, एनसीईआरटी में बहुत अच्छी इक्वेशन दी गई है। फॉर्मेल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल देंगे, एसिटाल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल देगा, और जब कीटोन, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तो वो क्या देंगे, टर्शरी अल्कोहल देंगे। मैं इसकी मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड बच्चों पढ़ के जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे निकलते हैं। एमीन, क्वेश्चन नंबर 12, एमीन दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ऐसे कौन से एमीन है जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से नहीं बनाए जा सकते। तो अगर बच्चों आप लोगों ने गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस पढ़ी है नहीं तो किताब में जाके खोलना, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या होता है कि जब ये थैलेमाइड आयन बनता है, ये जो थैलेमाइड आयन बनता है, यहाँ पे आप देखेंगे पोटेशियम थैलेमाइड बनता है। थैलिक एसिड से पहले हम थैलेमाइड बनाते हैं, उसके बाद हम क्या नाम है आपका केवल रिएक्शन कराते हैं, तो थैलेमाइड आयन बनता है। तो इसके ऊपर जब हम एमीन बनाने के लिए चलते हैं तो हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होता है कि जब थैलेमाइड आयन पर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल हैलाइड में से ये हैलाइड आयन निकलता है और थैलेमाइड आयन आके अटैच होता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब होता क्या है कि अगर इस RX की जगह मैं कोई एल्काइल क्या कहते हैं कोई एरोमेटिक हैलाइड इस्तेमाल करूं, फॉर एग्जांपल मान लेता हूं कि मैं यहां पर क्लोरोबेंजीन इस्तेमाल करता हूं, तो भैया क्वेश्चन ध्यान रखना कि
एरोमेटिक हैलाइड NHR शो नहीं करते, सामान्य परिस्थितियों में तो बिल्कुल शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मान लीजिए मैंने क्लोरोबेंजीन दिया तो क्लोरोबेंजीन क्या करेगा, लोन पेयर देगा, रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस की वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं होगा। इसलिए एरोमेटिक हैलाइड सामान्य परिस्थितियों में NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते। तभी हम इसको डाव प्रोसेस में लेके जाते हैं तो हाई प्रेशर 300 से 400 डिग्री से लगाना पड़ता है, तब जाके रिएक्शन होती है। तो इसीलिए गैब्रायल थैलेमाइड सिंथेसिस से एरोमेटिक प्राइमरी एमीन नहीं बनाया जा सकते। ये NCERT का एमीन चैप्टर से बनाया हुआ अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एरोमेटिक एमीन में बात की जाए तो यहाँ एनिलीन आंसर होगा। हमारे में से बहुत बच्चों को ऑप्शन को दिक्कत होगी कि सर बेंजाइल एमीन भी तो हो, बेंजाइल के दिमाग में आएगा कि बेंजाइल है तो बेंजीन देंगे तो सर ये भी तो हो सकता है, तो भैया कैसे हो जाएगा? अगर बेंजाइल की बात करूं तो बेंजाइल की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बेंजाइल हैलाइड का इस्तेमाल करूंगा, मान लीजिए क्या। तो जब यहाँ पे क्लोरीन इस रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा नहीं, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड आने का ही नहीं, इसीलिए बेंजाइल क्लोराइड तो गैब्रायल थैलेमाइड में जाएगा और बेंजाइल एमीन फॉर्म करेगा। एरोमेटिक हैलाइड लाइक एज क्लोरोबेंजीन, लाइक एज ब्रोमोबेंजीन, ये NSR नहीं दिखाएंगे। इस वजह से ये वाली एमीन यानी कि एरोमेटिक एमीन गैब्रियल थैलेमाइड से फॉर्म नहीं हो सकती। चलिए अब आते हैं एडजेसेंट रीजन की तरफ। तो एडजेसेंट रीजन के चारों पॉइंट लगभग आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, सब पता है कि ऑप्शन ए में एडजेसेंट और रीजन दोनों करेक्ट होते हैं, रीजन एडजेसेंट एक्सप्लेन करता है। बी में एडजेसेंट रीजन दोनों करेक्ट होते हैं बट रीजन एडजेसेंट को एक्सप्लेन नहीं करता, बात करेंगे डिटेल में। सी में एडजेसेंट ठीक होता है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट होती है, रीजन नहीं, मतलब स्टेटमेंट गलत होती है। डी में एडजेसेंट ही रॉन्ग होता है और रीजन करेक्ट होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो उसमें लिखा गया है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की ओपन स्ट्रक्चर बनाएं, ओपन स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। बिल्कुल सही कह रहा है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए ऐसे आइसोमर जहां पर फंक्शनल ग्रुप बदलते हैं उन्हें बोलते हैं हम फंक्शनल आइसोमर। यानी बिल्कुल ठीक कह रहा है ये कि ग्लूकोज फ्रक्टोज स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है, बिल्कुल सही। ये जाएगा आपका ऑप्शन ए, रीजन एडजेसेंट एक्सप्लेन कर रहा है। जिंक इज नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। पहली चीज, ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट दोनों को, पहली बात, दोनों को में पहला बात डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि सभी क्या कहते हैं ना कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं है। जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं बट ट्रांजिशन नहीं है। तो ट्रांजिशन कहते किसे हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लाइक D1 से लेकर D9 तक, उनकी अपनी ग्राउंड स्टेट में या उनकी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसमें से क्वेश्चन निकाला गया है, कहते हैं कि कॉपर के पास, तो भैया कॉपर या सिल्वर के पास अगर आप देखें तो डिटेड कॉन्फ़िगरेशन होती है, लेकिन हम फिर भी इसे ट्रांजिशन कहते हैं। रीजन कि कॉपर जब अपनी 2+ स्टेट में होता है तो उस समय इसके पास पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए कहा गया कि ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट जिनके पास पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन हो उसकी ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो जिंक डी ब्लॉक तो है बट ट्रांजिशन नहीं है, हम सब जानते हैं, क्योंकि उसके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन जिंक जब अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है और जिंक 2+ में भी होगा तब भी इसके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर मैं बात करूं जिंक डू नॉट हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, तो स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि ब्लॉक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में जाएगा एलिमेंट उसी ब्लॉक का होगा। जिंक डी ब्लॉक का है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन तो डी में जाना निश्चित है। तो एजर्शन ठीक है, रीजन गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नो डाउट सी ही बनना चाहिए। आगे बढ़े इस जगह पे तो लिखा गया है कि विद HI एनिसॉल गिव आइडोबेंजीन एंड मिथाइल एल्कोहल। बच्चों NCERT में ईथर पर HI की 5 रिएक्शन दी गई हैं, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिसॉल को लेके बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये एनिसॉल क्या है। अगर मैं एनिसॉल की बात करूं तो एनिसॉल की अगर मैं बात करें तो ये आपका एनिसॉल, बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3, दिस इज मिथॉक्सी बेंजीन। जब इसके ऊपर HI की रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या? आइए दोनों मैकेनिज्म बेस बात करते हैं। H आयन आया,
एचाइन है तो इलेक्ट्रॉन रिच हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर अटैक करेगा, ये करेगा, इसके ऊपर अटैक है। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये एचाइन कहीं और से नहीं आया, ये जो आइडो बेंजीन लिखा ना, एच आई में से आई टूटा, एच पॉजिटिव और आई नेगेटिव निकला, एच पॉजिटिव ने अटैक किया। तो कहानी क्या हुई, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे दिखा देता हूं। तो ये बना हमारा क्या, प्रोटोनेटेड ईथर, ठीक है। अब जब इसके ऊपर आई नेगेटिव अटैक करेगा, तो भैया आई नेगेटिव अटैक करेगा तो आई नेगेटिव आएगा, बदले में कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल वापस आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंटेन करने के लिए या तो ये बॉन्ड तोड़ना है या फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। मैं बेंजीन भी थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। क्या कि हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर बेंजीन के ये जो एरोमेटिक रिंग है, ये ऑक्सीजन के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड बना रही है। तो यानी कि ये बॉन्ड तो टूटने से रहा, इसीलिए ये बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ऑक्सीजन खींच लेगा, यानी कि आई नेगेटिव का अटैक यहाँ पे H पॉजिटिव जुड़ना चाहिए। तो क्या होगा, आई नेगेटिव का अटैक कहाँ होगा, आई नेगेटिव का अटैक यहाँ पर होगा, और आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे क्या, एक तो बनेगा आपका क्या, फिनॉल, और दूसरा बनेगा आपका क्या, मिथाइल आयोडाइड। इट मीन्स जो लिखा गया है कि विद HI एनिसोल गिव आइडोबेंजीन, नहीं, एनिसोल गिव फिनॉल मिथाइल एल्कोहल, यानी कि एजरेशन हो गया गलत। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आयोडीन आयोडाइड आयन कंबाइंड विद स्मॉलर ग्रुप टू अवॉइड स्टरिंग हिंड्रेंस। तो ये SN2 मैकेनिज्म आती है जब ईथर हमारे 1 डिग्री 2 डिग्री की केस होते हैं, तो वहां हम इस बात को फॉलो कराते हैं। तो डेफिनेटली एजरेशन गलत है, तो ऑप्शन तो ये जाएगा डी। आगे चले, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन गिव प्राइमरी एमीन। ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, स्टेप डाउन है, जिसमें क्या करते हैं, किसी भी एमाइड को तोड़ के Br2KOH की प्रेजेंस में क्या करते हैं, प्राइमरी एमीन फॉर्म कराते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि हॉफमैन ब्रोमाइड से प्राइमरी एमीन मिलते हैं। प्राइमरी एमीन्स आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी एमीन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेकेंडरी एमीन में 2 एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, तो ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगने की वजह से मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए, इसलिए सेकेंडरी एमीन का बेसिक कैरेक्टर प्राइमरी एमीन से ज्यादा होगा। तो एजरेशन तो ठीक है बट रीजन गलत है, इसलिए इसका बढ़ेगा ऑप्शन सी। तो ये थे हमारे शुरू के 16 क्वेश्चन जिनकी हमने बात की। बढ़ते हैं अगले सेक्शन बी की तरफ। चलिए आइए सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन करने हमें, मैं आपको सारे बताऊंगा। देखिए ये दिया अल्काइल बेंजीन, अल्कलाइन केमिनोफोर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करके ये क्या देगा, ये देगा कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट COO नेगेटिव K पॉजिटिव। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, जब हम किसी भी अल्काइल बेंजीन को कार्बोक्सिल में बदलते थे स्टेप लेते हैं। वहीं पर जब हाइड्रोलिसिस किया तो क्या होगा, ये जो आपका पोटेशियम सॉल्ट था ये टूट के क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड परफॉर्म कर देगा। सिंपल सी रिएक्शन थी। अब यहां अगर हम बात करें तो अगला जो है कि फिनॉल, ये फिनॉल तो नहीं है, साइक्लोहेक्सेनॉल है। साइक्लोहेक्सेनॉल को CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन देते हैं। तो आप कहेंगे सर सेकेंडरी एल्कोहल कैसे, तो देखो इस कार्बन के इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो सेकेंडरी एल्कोहल हुआ। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, H निकलेंगे, तो एक H ये निकलेगा, एक H यहाँ का निकलेगा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉन। अब हम देख रहे हैं कि H2N NHCO NH2, दिस इज सेमी कार्बाजाइड। अब सेमी कार्बाजाइड में क्या होगा, ये वाला O ये वाला H2 यहाँ से रिएक्शन निकल जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो ये प्रोडक्ट बनेगा ये वाला सेमी कार्बाजोन फॉर्म होगा, यानी कि आपका डबल बॉन्ड N यहाँ से अटैच हो जाएगा, N.NHCONH2, दिस इज सेमी कार्बाजोन। इसका डेरिवेटिव है साइक्लोहेक्सेनॉन का, तो इसका नाम बनेगा साइक्लोहेक्सेनॉन सेमी कार्बाजोन। यहाँ पे एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन आता है, सुंदर क्वेश्चन ये आता है NCERT में, अगर आप देखेंगे तो लिखा गया है NH2, मैं थोड़ा सा उल्टा लिख रहा हूँ, NHCONH2। ये NCERT में और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। स्टडी ध्यान से कीजिएगा कि सेमी कार्बाजाइड में 2 NH2 टर्मिनल होती हैं, लेकिन रिएक्शन में से एक ही जाता है। ये ध्यान रखना कि जब भी पेपर में एक रिएक्शन आती है कई बार इस कंपाउंड को उल्टा करके लिख दिया जाता है, यानी कि NH2CO NH NH2।
तो बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं बोर्ड एग्जाम में कि इस वाले टर्मिनल से H2 निकाल देते हैं। या दो NH2 टर्मिनल हैं बट रिएक्शन में एक ही जाएगा। क्यों जाएगा? अब वो भी देखो, क्योंकि जो NH2 ग्रुप इस कार्बोनाइल ग्रुप के बगल में लगा हुआ है उसके लोन पेयर क्या करेंगे, इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। इसलिए कार्बोनाइल के बगल वाला NH2 जो है वो कभी भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन में नहीं जाएगा। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और ये एग्जाम क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया, NCERT ओरिएंटेड अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान करेंगे रखेंगे इस बात का। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। क्या? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड weighing 0.5 ग्राम when added 39 ग्राम of benzene, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन then is 0.845 बार, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। ये बोर्ड में आने वाला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, चैप्टर सॉल्यूशन से है। और जैसे देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर वाली बात आ रही है, प्योर बेंजीन में पकड़ने वाली बात है कि प्योर बेंजीन में हमने जो डिसॉल्व किया गया है एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है। काम की चीज जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों कहा, हम उस पर भी बात करेंगे। इस बात छोटी छोटी जो ध्यान देने वाली होती है। देखिए अगर बात करें तो जब लिक्विड सोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्लिक करता है राउट लॉ। लिक्विड इन लिक्विड डिसॉल्व करते हैं तो राउट लॉ का जो बेसिक रूल था, जब किसी लिक्विड में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो राउट्स मॉडिफाइड लॉ आ जाता है। और राउट्स मॉडिफाइड लॉ की अगर हम बात करें तो वो ये था कि P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू जीटा सॉल्यूट। हम इसके डेरिवेशन पे बात नहीं कर रहे हैं कि कहाँ से आया, इसी को जब हम आगे मॉडिफाइड करते हैं, कहते हैं कि जब सॉल्यूट की मोल बहुत कम हो, जो कि हम यहाँ देखेंगे कि सॉल्यूट की मोल सॉल्वेंट कंपेरिजन बहुत कम है, तो हम क्या करते हैं इसी फॉर्मूले को मॉडिफाइड कर देते हैं कि P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट, ये हम कंसीडर कर लेते हैं, है ना। अब अगर हम इस पर बात करें तो अब क्या होता है कि अलग अलग किताबों में जैसे कि कुछ लोग सॉल्यूट को ए मानते हैं, कुछ लोग सॉल्वेंट को ए मानते हैं, कुछ सॉल्यूट को 1 मानते हैं, कुछ सॉल्वेंट को मानते हैं। तो जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि हम सॉल्यूट को 1 कंसीडर करेंगे और सॉल्वेंट को 2 कंसीडर करेंगे, उसको हम पूरा डिराइव करें तो ये बन जाता है P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू W1 अपॉन W2 इंटू M2 अपॉन M1। W1 W2 मास है, M2 M जो M2 M1 वो मोलर मास है। फिर कह रहा हूँ 1 फॉर सॉल्यूट 2 फॉर सॉल्वेंट, जो मैंने कंसीडर किया, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। तो बात आई क्या कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, P जो है वो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है, PS नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन का प्रेशर है जो डिक्रीज हो गया है, क्योंकि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिप्रेस होता है, कमी आती है। रीजन अभी नहीं हम उस पर बात करेंगे, अभी हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अगर देखा जाए तो प्योर प्रेशर उसने दिया 850 माइनस नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात क्यों कही गई है कि जब इलेक्ट्रोलाइट होता है डिसोसिएशन या एसोसिएशन कुछ भी होगा, एक्वस मीडियम में डिसोसिएशन होगा, और अगर एक्वस मीडियम नहीं है तो वहाँ एसोसिएशन चांसेस होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है इस जगह पे, तो फिर हमें वहाँ वांट ऑफ फैक्टर लेना पड़ता है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया, इसका मतलब नाइदर डिसोसिएशन नॉट एसोसिएशन, तो हम आई कंसीडर करेंगे तो 1 कंसीडर करेंगे, नहीं तो लेके नहीं चलेंगे। आगे चलें तो जो सॉल्यूट को ऐड किया उस समय जो वेपर प्रेशर बना वो बना 0.845 बार। तो 0.845 माइनस करेंगे अपॉन P 0.850। W1 सॉल्यूट को अगर हम ऐड करें तो W1 कितना है 0.5 का 0.5 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया, किसमें ऐड किया 39 ग्राम बेंजीन में ऐड किया, ठीक है। W1 अपॉन W2 फिर कह रहा हूं सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्वेंट का मास इनटू क्या सॉल्वेंट का मोलर मास बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं तो बेंजीन का अगर हम मोलर मास निकालें तो 78, ठीक है। और लिखा हुआ भी अच्छी बात है, तो क्या करें व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, जो सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया उसका मोलर मास क्या होगा। इस पूरे को आप सॉल्व करें, कैलकुलेशन करें तो ये आएगा आपका 170 ग्राम पर मोल। सभी को एक सलाह है कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो भैया फॉर्मूला लिखना मैंडेटरी है। बिना तो बच्चे होते हैं कि फार्मूला नहीं लिखते हैं, फार्मूला लिखना मैंडेटरी है। प्रोसेस कराओ, आंसर लिखो, कुछ बच्चे लिखते हैं 170 ग्राम पर मोल लिखेंगे नहीं, तो आंसर लिखते समय आंसर की यूनिट लिखना भी जरूरी है। यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। इट्स द पार्ट ऑफ प्रोसेस की कोई क्वेश्चन को कैसे करना है, तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल था, राउट्स रिलेटिव लॉरिंग पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन पुट MnO2, दिस इज द pyrolyzed core, is fused with KOH in presence of KNO3 potassium nitrate as an oxidizing agent, it gives a green dark compound A. Compound A disproportionate in acidic solution to give purple color compound B. An alkaline solution of A, an alkaline solution of compound B oxidize potassium iodide to compound C, whereas an acidified solution of compound B oxidize Ki यानी potassium iodide to D. आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। ये बड़ा ही सही क्वेश्चन है, डीएनए ब्लॉक से है, और डीएनए ब्लॉक से कहा जाए तो उन्होंने इस क्वेश्चन में मोटा मोटी पोटेशियम परमैंगनेट की बहुत सारी बातें इसने दे दी हैं। 2 बातें इसकी प्रिपरेशन से निकल के आई। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट बनाते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
मैग्नीज डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके KNO3 या ओजोन लेके, तो जो बेस डार्क ग्रीन कलर का जो कंपाउंड मिलता है, जो कंपाउंड ए है, दिस इज पोटेशियम मैग्नेट। कलर पता होना चाहिए, कंपाउंड ए जो है वो पोटेशियम मैग्नेट है, K2MnO4, ग्रीन कलर, ग्रीन मास होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कंपाउंड ए डिस्प्रोपोनेट, ये इसलिए पता होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए अभी बता रहे हैं। कंपाउंड ए डिस्प्रोपोनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन, जो कंपाउंड ए पोटेशियम मैग्नेट मिला है, बच्चे MnO4 नेगेटिव को भी पोटेशियम मैग्नेट समझ लेते हैं, नहीं है, MnO4 नेगेटिव पोटेशियम पर मैग्नेट है, तो MnO4 2 नेगेटिव, दिस इज पोटेशियम मैग्नेट। जब आप इसके ऊपर एसिडिक मीडियम अप्लाई करते हैं तो ये डिस्प्रोपोनेशन नेचर में चला जाता है, लिखा एसिडिक सॉल्यूशन ए डिस्प्रोपोनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन टू गिव पर्पल कंपाउंड बी। अगर बात करें तो यहाँ जो कंपाउंड मिलता है पर मैग्नेट आयन जब डिस्प्रोपोनेशन में जाता है एसिडिक मीडियम में, तो ये देता है MnO4 नेगेटिव, जिसे ये आपका ग्रीन कलर का था, ये आपका पर्पल कलर का आप लोगों ने किया होगा, क्या नाम है, जब आप टाइट्रेशन वगैरह करते हैं लैब में पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ, और साथ में जो मिलता है वो मिलता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बैलेंस करने को आती है। जिन बच्चों को नहीं पता कि डिस्प्रोपोनेशन क्या होती है तो सुन लो। डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें से एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और उसी स्पीसीज का रिडक्शन होता है। चेक कीजिए, यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +6, यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 और यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4, +6 से +7 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, +6 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हुई, तो यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ध्यान देना, अच्छी इक्वेशन है, बैलेंस करनी आनी चाहिए, ठीक है। फिर नहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। तो ये दो चीजें हुई, तो आपको ए मिला पोटेशियम मैग्नेट, और जो बी था वो ये था हमारा क्या, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, एन एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ बी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट है KMnO4, ये KMnO4 एसिडिक मीडियम और एल्कलाइन मीडियम दोनों ही मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो वो क्या करता है कि जब वो एल्कलाइन मीडियम में होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट जब एल्कलाइन मीडियम में होता है, तो ये क्या करता है, ये आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देता है पोटेशियम आयोडेट में, KiO3 में। जबकि यही पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 जब एसिडिक मीडियम में होता है, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज करता है किसको, तब ये ऑक्सीडाइज करता है आयोडीन को, किसमें, सॉरी आयोडीन को नहीं, Ki को, ये लिखा ना, पोटेशियम भी ऑक्सीडाइज Ki, पोटेशियम आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करता है KiO3 में, और यहाँ पर ये पोटेशियम आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करता है किसमें, मॉलिक्यूलर आयोडीन में ऑक्सीडाइज करता है। दोनों ही इक्वेशन अच्छी हैं। तो ये हुआ हमारा क्या, कि कंपाउंड एन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी ऑक्सीडाइज पोटेशियम आयोडाइड टू कंपाउंड सी, तो ये है आपका कंपाउंड सी। वेयर एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी का जो एसिडिफाइड सॉल्यूशन था वो Ki को ऑक्सीडाइज करता है किसमें, कंपाउंड डी में। तो ये भी ब्लॉक का अच्छा क्वेश्चन निकाला गया था, अच्छी रिएक्शन निकाली गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और ABCD हमने कर दी आइडेंटिफाई। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कहानी क्या आती है कि राइट IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इसका IUPAC नेम लिखना है, तो IUPAC नेम लिखने का सिंपल, सबसे पहले हमें सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट सही निकालनी है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट गलत है तो आपका IUPAC नेम अपने आप गलत है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। अब जरा इसका हम नाम बनाते हैं, तो देखो ये EN दिस इज इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। इथाइलिन डाइअमाइन को जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं इथेन 1,2 डाइअमीन, ठीक है। इथाइलिन डाइअमाइन का ECl दिस इज क्लोराइड, ठीक है, एज ए लाइगेंड है, तो क्या नाम बनेगा इसका, डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है, 1,2 डाइअमाइन, ठीक है। तो जब IUPAC तो पहले लाइगेंड आता है, लाइगेंड के बाद सेंट्रल मेटल एटम आती है, तो डाइक्लोराइडो, अच्छा लाइगेंड सारे अल्फाबेटिकली लिखे जाते हैं, तो डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, अब कौन आएगा, मेटल आएगी प्लेटिनम। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर प्लेटिनेट भी आता है, बिल्कुल आता है। जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा तब हम ATE लगाते हैं, ठीक है। तो प्लेटिनम और उसके ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखा जाएगा, ओके, ठीक है, बात समझ आ गई। अगर ऑक्सीडेशन नंबर गलत है तो आपका पूरा IUPAC गलत हो जाता है। अब आगे करें ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी है। कुछ कहेंगे सर 2 और 2 4 ही तो हुए, लेकिन भैया EN तो एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जाएगा, बाइडेंटेड की वजह से एक EN 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, 2 EN 4 लोन पेयर डोनेट करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो ज्योमेट्री आती है ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हम जानते हैं कैसे बनेगी, आइए बना के देखते हैं कुछ इस तरीके से। प्लैटिनम ये आपकी ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, जब दोनों क्लोरीन पास होंगे, ये आपका EN है, इथाइलिन डाइअमीन बाइडेंटेट है, तो 2 पोजीशन बनेगा, और जब इसकी हम ट्रांसफॉर्म बनाएंगे
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो ये क्या बनेगा हमारा, देखें प्लेटिनम, दोनों क्लोरीन जो है वो क्या होंगे, जब दो फंक्शनल ग्रुप पास पास होते हैं सिस फॉर्म होती है, वही तो जो फंक्शनल ग्रुप या दो ग्रुप दूर दूर होते हैं तो ट्रांसफॉर्म बनती है। ये होगी आपकी ट्रांसफॉर्म इथाइलिन डाइअमाइन। तो ये हमारी सिस और ये हमारी हो गई ट्रांसफॉर्म। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है 90 है, कोई ये नहीं कहता सर 60 टेढ़ा है, टेढ़ा नहीं है। इसको कैसे अज्यूम करना है, इसको ऐसे अज्यूम करना है कि ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसके और इसके बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, और इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस जगह पे। भाई अगर यूजिंग आईयूपीएसी नॉर्म्स राइट द फार्मूला फॉर फॉलोइंग, हमें इनके नाम लिखने हैं। अब देखो यहाँ पे गलती क्या होती है, बहुत से बच्चे कहते हैं सर हेक्साअमाइन, हेक्साअमाइन बिल्कुल सही, NH3 का होल 6, कोबाल्ट 3 सल्फेट, कोबाल्ट लिख दिया, सल्फेट लिखा, सल्फेट लिख दिया। कहते सर जी हमारा नाम तो बिल्कुल सही गया। ओ भैया नाम जरा देखो चेक तो कर लो सही है कि नहीं, आपसे चेक कैसे करें, आइए देखते हैं। कोबाल्ट 3 का मतलब है कोबाल्ट के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो डेवलप हो रहा है 3 पॉजिटिव, और सल्फेट के ऊपर हम जानते हैं 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैच ही नहीं हो रहा, किसी भी सॉल्ट में कैटायन एनायन तो सेम होने चाहिए कंपाउंड में, तो ये तो सही हो रहा है। तो क्या करेंगे आप, क्लास 10 में सीखा है 400 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा CONH3 का होल 6, इस पूरे का होल ट्वाइस और SO4 का होल ट्वाइस। देखिए कितना छोटा सा स्टेप था, बस इस स्टेप के चक्कर में पूरा लिखा हुआ जो था गलत हो जाएगा, मार्क्स आपको मिलेंगे 0। आगे बढ़े, एज इट इज पोटेशियम ट्राइऑक्सीडेट, बच्चे लिखा है पोटेशियम। अच्छा एक चीज और ध्यान देना कि मेटल और कॉम्प्लेक्स के बीच में जो होगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लिए थोड़ा सा गैप होगा, पकड़ना आना चाहिए। तो पोटेशियम ट्राइऑक्सीडेटो, ऑक्सीडेटो क्रोमेट थर्ड, तो ये मेटल हो गई, और क्रोमेट सॉरी क्रोमेट जो है क्रोमियम से निकल के आया है, ट्राइऑक्सीडेटो मतलब OX का होल थ्राइस। बच्चों लिख दिया, क्या ये सही है, आइए चेक करते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, ऑक्सीलेट के ऊपर होता है -2 चार्ज। सर ऑक्सीलेट हमें याद करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, आइए हम बना के देखते हैं। ऑक्सीलेट क्या है, ऑक्सीलेट निकल के आता है ऑक्जेलिक एसिड से, जब ये H हटाओगे तो एक नेगेटिव यहाँ आएगा, एक नेगेटिव यहाँ आएगा, ये ऑक्सीलेट आयन है जिसको हम C2O4 नेगेटिव भी बोलते हैं। बाकी इसको इन शॉर्ट दिखा दिया। तो कहानी क्या होगी, +3 +3 इंटू -2 की 3 मोल है। क्या करेंगे आप, पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, +3 -6 कितना आ जाएगा ये -3, तो प्लस को माइनस को इक्वल करना है तो क्या करोगे मल्टीप्लाई करो, तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा ये K3CrOX का होल थ्राइस। छोटा सा क्वेश्चन था, क्लियर। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको यहीं निपटा देते हैं। आउट ऑफ ट्राई मिथाइल सॉरी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1। अब SN1 की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि 3 डिग्री कार्बन में SN1 रिएक्शन फास्ट होती है। SN1 का सबको रिएक्टिविटी ऑर्डर पता है कि 3 डिग्री में SN1 फास्ट, 2 डिग्री में स्लो और 1 डिग्री में सबसे स्लो होती है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर 3 डिग्री ये भी है और 3 डिग्री ये भी है। तो ये कहा जाता है कि अगर डिग्री सेम हो जाती है तो NSR देखी जाती है लिविंग टेंडेंसी पे। तो अगर देखा जाए तो ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन का साइज बड़ा है, इसका मतलब यहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी, जिस वजह से ये वाला एटम जल्दी से निकल जाएगा। यानी कि जो लिविंग टेंडेंसी है वो आयोडीन की ज्यादा है, इसलिए आयोडीन जल्दी से निकलेगा। जब जल्दी से निकलेगा यानी कि न्यूक्लियोफाइल जाएगा तभी तो अगला न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो विच वन इज मोर रिएक्टिव, दिस वन इज मोर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ क्या नाम का बेस्ट लिविंग टेंडेंसी ऑफ आयोडीन। ठीक है, वहीं पे देखें तो राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद एक्वस NaOH। अब देखो क्या है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा और पैरा पे नाइट्रो। जब आप इसको हीटेड करेंगे, क्या नाम, हीटेड विद एक्वस NaOH 443 केल्विन है ना, तो ये 443 केल्विन पे आप इसको क्या कर रहे हैं, NaOH के साथ हीट कर रहे हैं और अगर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। ठीक है, तो बाद में इसका एसिडिफिकेशन कर रहे हैं तो कुछ नहीं होना, क्योंकि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दे रहे हैं तो NaCl बाहर निकल जाएगा और Cl दे क्या जाएगा OH और कंपाउंड बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए अब चलते हैं सेक्शन C की ओर। चलिए देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब तो देखा जाए तो तीनों रिएक्शन देखो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर निकालेंगे और तीनों की खास बात क्या है अगर आप देखो तो पहली रिएक्शन एल्डिहाइड पर NaCnHCl की रिएक्शन कराई गई। बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये NaCnHCl क्या है कैसे है, क्योंकि जो बच्चे डायरेक्ट पढ़ते हैं तो अगर देखा जाए ध्यान से देखो इसमें HCl है, हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करानी है और इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन अभी MCQ में पूछा गया था। तो ये क्या है कि वही वाली कहानी, फॉर्म ये बेंजल्डिहाइड है, ये रहा बेंजल्डिहाइड। अभी क्या होगा HCl है तो Cl नेगेटिव अटैक करेगा, Cl नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो Cl नेगेटिव अटैक करने कहाँ आएगा, Cl नेगेटिव अटैक करने यहाँ आएगा। और जिसका जो H पॉजिटिव वो कहाँ जुड़ेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से इस इलेक्ट्रॉन रिच के साथ जो ये टूटेंगे
H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव जाके जुड़ेगा यहाँ, यानी जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो ये बनने वाला है क्या कि CHO के साथ जुड़ गया क्या ये वाला H, और ये Cn नेगेटिव जुड़ेगा इस वाले कार्बन से। ऊपर में दिखा देता हूँ, इस वाले कार्बन से। इस प्रोडक्ट का नाम है साइनोहाइड्रीन, बेंजल्डिहाइड से निकला तो बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। आगे चले तो इस रिएक्शन देखिए, तो ये जो डाइबेंजाइल कैडमियम पर एसिटाइल क्लोराइड रिएक्शन कराई गई है, तो ये किसी भी एसिड हैलाइड से कीटोन बनाने की रिएक्शन है। जब एनसीईआरटी में जाते हैं तो दो रिएक्शन अगल बगल हैं, जब डाई एल्काइल कैडमियम से रिएक्शन लगाते हैं तो कीटोन बनता है, जब इसी एसिटाइल क्लोराइड पर हम पैलेडियम बेरियम सल्फेट लगाते हैं रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं। तो ये सिंपल सी है कि CD और 2 Cl2 हो जाएंगे बाहर, तो क्या बनेगा देखो, CH3CO है, CH3CO, ये CCl बॉन्ड टूटा तो ये क्या होगा, CH2 यहाँ से बॉन्डिंग करेगा, CH2 C6H5, इसके 2 मोल। आप बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हैं, C6H5 CH2 CO CH3, सिंपल सा कंपाउंड तैयार हुआ। ध्यान देखिए, अब चलते हैं इस इक्वेशन पे। इस इक्वेशन में देखें तो बड़े अच्छी इक्वेशन पूछी गई है। अगर आप देखो तो ये Br2 रेड फास्फोरस H2O, ये स्पेसिफिक रिएक्शन पूछी गई है। ये रिएक्शन है आपकी नेम रिएक्शन में HBZ, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन। उसकी कंडीशन है कि वही कार्बोक्सिलिक एसिड HBZ दिखाते हैं जिनके पास अल्फा H एटम होता है। अल्फा H एटम बोले तो फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा कार्बन, जिसके पास उस अल्फा H होगा वही HBZ दिखाएंगे। और होता क्या है कि अल्फा कार्बन का जो H है वो क्या होगा, हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CCH3, ये वाला H आपका हटेगा और यहाँ पे क्या हुआ, हेलोजन एटम लगेगा, यानी कि यह Br, और ये बना हमारा क्या, COOH। सिंपल सी रिएक्शन। आगे देखिए इसमें थोड़ा सा, आइए यहाँ देखते हैं कि राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर आप इन तीनों रिएक्शन को देखो तो तीनों की तीनों रिएक्शन जो है नेम रिएक्शन है। कैसे, प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूटेड बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब सर हमने ये रिएक्शन तो पढ़ी थी, क्या कहते हैं आपका NaOH के साथ, है ना, NaOH के साथ हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी। तो अगर हम बात करें तो डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट एल्कली है। तो अब प्रोपेनॉन की अगर हम बात करें तो प्रोपेनॉन तो ये रहा CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा H एटम होता है, अगर डाइल्यूट एल्कली की रिएक्शन के साथ कराई जाए तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्या देते हैं वो, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हमारे साथ परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम बात करें तो अभी एल्डोल तो मैं यहाँ नहीं करूँगा, इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है मैं उस पर बात करूंगा, क्या कि CH3 CH3, इसके बाद अगर देखो क्वेश्चन पे तो OH CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। हाँ, इस जगह पे एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि एल्डिहाइड कीटोन जो भी होते हैं इनका जो अल्फा कार्बन होता है वो नेचर में एसिडिक होता है। ठीक है, नेचर एसिडिक होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, एनसीईआरटी पूछा गया है कि क्या नाम आपका एल्डिहाइड कीटोन का जो अल्फा कार्बन मतलब एक अल्फा ये है और एक अल्फा ये है, ये दोनों एसिडिक है नेचर में। और उसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ठीक है, जितने भी मल्टीपल बॉन्ड वाले ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, तो ध्यान रखना, इसी वजह से कहानी आगे बढ़ती है। बाकी एसिटोफिनोन इज ट्रीटेड विद ZnHgHCl। अगर आप ZnHgHCl और कंसंट्रेटेड HCl देखें तो ये रिएक्शन है आपकी क्लीमेंशन रिडक्शन एसिटोफिनोन। अगर मैं एसिटोफिनोन की बात करूं, ये रहा एसिटोफिनोन, क्या COCH3। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से दिखाऊं कि ऐसे दिखाएंगे हम कैसे, COCH3, और जब आप रिडक्शन कराएंगे क्लीमेंशन तो 2H 4H लेते हैं, मैं थोड़ा तोड़ के दिखा रहा हूँ, ZnHgHCl, मरकरी मेटल के साथ जब मरकरी अटैच होती है तो बोलते हैं अमलगम, तो इसलिए लिखा जाता है किताबों में जिंक अमलगम HCl। तो क्या होगा, ये वाला H2O हो गया बाहर, क्या हुआ, 2H यहाँ जोड़ेंगे और देखो ये बना आपका प्रोडक्ट, क्या CH2 CH3 इथाइल बेंजीन। सेम टू सेम देखो, यहाँ हम बात कर रहे थे, ये रिएक्शन आ गई, बेंजोइल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। तो ये लिया मैंने बेंजोइल क्लोराइड COCl, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, इसको हाइड्रोजनेट किया, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। एक्चुअली में हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन तो होना है। तो ये क्या देता है, ये आपका एक H एक Cl बाहर होगा, ये बेंजल्डिहाइड पर फॉर्म करेगा और बेंजल्डिहाइड फॉर्म करेगा, HCl आपका हो जाएगा बाहर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि ठीक है, पैलेडियम तो सरफेस प्रोवाइड करता है, रिएक्शन को आगे बढ़ा देता है, ये बेरियम सल्फेट क्या कर रहा है, सॉरी बेंजल्डिहाइड CHO भी आना चाहिए। हाँ, तो आखिर ये बेरियम सल्फेट क्या कर रहा है, तो डर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि ये फर्दर इस बेंजल्डिहाइड का हाइड्रोजनेशन कर दे और ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे। तो बेरियम सल्फेट यहाँ काम करता है कैटालाइटिक पॉइजन का, और कैटालाइटिक पॉइजन की वजह से ये काम क्या करता है कि ये एल्डिहाइड के फर्दर रिडक्शन को रोक देता है, इस वजह से एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो वो कैटालाइटिक पॉइजन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज कैटलिस्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कैटालाइटिक बिहेवियर के लिए। अभी सिलेबस से चैप्टर हटा दिया है तो बहुत अच्छा रीजन बन जाता है। सबसे पहले जितने भी कैटलिस्ट हैं वो इसलिए कैटालाइटिक एक्टिविटी दिखाते हैं क्योंकि वो एक
सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला रीजन यहाँ बनता है क्या कि ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं, क्योंकि दे प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया, सबसे पहला रीजन। दूसरी अगर हम बात करें, हमने कहते हैं कि लार्जर सरफेस एरिया हो जाएगा। दूसरी आप बात करें तो दूसरा आता है यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और तीसरा आता है यहाँ पे टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। जब हम कैटलिस्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर ये बात निकल के आती है कि कैटलिस्ट जब प्रोडक्ट फॉर्म करता है उससे पहले एक अपनी ट्रांजिशन स्टेट में आता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो वो अभी हम उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है, ये रीजन बनते हैं। अच्छा, ई नॉट वैल्यूज फॉर Mn2 + Mn इज नेगेटिव वेयरएज Cu2 + Cu इज पॉजिटिव। तो Mn2 + Mn, देखो यहाँ पे एक लॉजिक काम करता है। तो वही मेटल रिएक्टिव होगी, मेटल की रिएक्टिविटी कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी से, ठीक है। तो जो मेटल जितना ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होगी, और जिस मेटल की रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल उतना नेगेटिव चला जाएगा। तो हम जानते हैं कि Mn2+ जो है वो D5 कॉन्फ़िगरेशन में हाईली स्टेबल है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो वो किसी भी तरीके से Mn2+ में आना चाहेगा। वहीं पर अगर आप Mn2+ को Mn3+ में कन्वर्ट करोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए जो इसका E0 वैल्यू होती है कौन सी, Mn3+ से Mn2+, यहाँ पर जाते ही वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, जिसको अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी की आवश्यकता पड़ती है। खैर ये अगला क्वेश्चन है। तो Mn2+ इज हाईली स्टेबल ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, D5 कॉन्फ़िगरेशन। यहां अगर हम बात करें तो एक्टिनाइड शो इरेगुलरिटीज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक्टिनाइड शो इरेगुलरिटी इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इरेगुलर है, कभी कुछ हो जा रहा कभी कुछ हो जा रहा है। एक्चुअली में जैसे हम हायर एनर्जी लेवल की तरफ बढ़ते हैं, हायर एनर्जी लेवल की तरफ बढ़ते हैं तो एनर्जी डिफरेंस कम होना शुरू हो जाते हैं। तो वही काम यहाँ होता है कि एक्टिनाइड में 7s के बाद 6d और 5f के बीच ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, कंपेरेबल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 7s 6d एंड 5f। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। कॉपर 1 आयन इज नॉट नोन इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन में कॉपर 1 आयन क्या है, वेल नोन नहीं है। तो इसका सिंपल रीजन है कि कॉपर 1 आयन जो है वो डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसा कि हमने कहा था कि कॉपर प्लस को जब आप एक्वस मीडियम में लेके जाओगे तो वो ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। तो बिकॉज कॉपर 1 आयन इन एक्वस मीडियम पार्टिसिपेट या अंडरगो इन डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन, इस वजह से कॉपर 1 आयन एक्वस मीडियम स्टेबल। चलिए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा ये वर्किंग शीट चाहिए थी यहाँ पे। तो आइए, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ रेट कांस्टेंट इज दिस। तो क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.064, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस जगह पे। तो क्या होता है, कई बार हम बच्चे जो हैं क्वेश्चन करते हैं तो हम क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं पूरा। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, लगाएंगे टी इक्वल टू, उसने क्या कहा कि हाउ लॉन्ग टाइम टी निकालना, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एस, क्योंकि जनरली बच्चों को ये फॉर्मुला याद रहता है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। जीरो ऑर्डर का कोई क्वेश्चन है तो अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पल करूंगा तो वहां ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, तो जल्दबाजी में वो फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो ये कैसे, तो देखो देखा जीरो ऑर्डर, इसका मतलब जो हम फॉर्मुला बात कर रहे हैं टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, वो बिल्कुल नहीं लगने वाला है। हमें लगाना पड़ेगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मुला, जिसे टी इक्वल टू R0 माइनस RT अपॉन के। R0 दिस इज टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, RT टाइम टी पर कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो यहां अगर हम बात करें तो देखो इनिशियल कंसंट्रेशन मुझे दी गई है कितनी, 0.1, ठीक है, 0.1 दी गई है और ये मुझे दी गई है 0.064। रेट कांस्टेंट मुझे दिया गया है 4 × 10⁻³ अब बचेंगे सर ऐसा कहा था, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन एनसीईआरटी में है। भाई क्या है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, और जब आप इसको आप बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा 9 सेकंड के आसपास। सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा उतना, ठीक है। 0.1 में से 0.06 माइनस करेंगे, सब करेंगे तो 9 सेकंड। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल में गलती होने के चांस यही थे कि जीरो ऑर्डर नहीं पड़ा, उसको फर्स्ट ऑर्डर अप्रूव कर दिया, क्वेश्चन चला गया। चलिए ये क्वेश्चन 25 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा मुझे इसको है कि ये 4% अगर ये दोनों परसेंटेज सेम होती तो क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाता। खैर कोई बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास दो सोल्यूशन है, एक सुक्रोज सोल्यूशन है और एक मेरे पास ग्लूकोज सोल्यूशन है, ये दिए गए हैं, ठीक है। सुक्रोज सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें दिया है 271.15 केल्विन और हमें ग्लूकोज सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मुझे दिया गया 273.15। तो सबसे पहला काम क्या कि मैं क्या काम करूँ कि मुझे डेल्टा टीएफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट निकालूं, किसके लिए, सुक्रोज सोल्यूशन। एज पर सुक्रोज ले रहा हूं मैं यहाँ पे, सुक्रोज सोल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट में निकालूं। तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 271.15 फाइनल है, पहले कितना 273.15। तो 273.15 में से मैं 271 जो लिखा हुआ क्वेश्चन में 271.15 माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 2 केल्विन। अब इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। क्या, एक तरीका तो यह है कि भैया इसने टीएफ तो दिया नहीं है, तो हम क्या करें, सबसे पहले डेल्टा टीएफ सुक्रोज इक्वल टू
मोलिटी ऑफ सुक्रोज इंटू के एफ, मोलिटी के लिए सारा डाटा दिया है 5%, अगर इससे आप 4% को सॉल्व करोगे तो सारा डाटा मोलिटी का निकल जाएगा। इससे मैं क्या करूँ, के एफ को निकालूं और इस के एफ को निकालने के बाद डेल्टा टी एफ ग्लूकोज में ओपन करूं, वहां ये के एफ पुट कर दूं तो क्वेश्चन हो जाएगा डेल्टा टी एफ ग्लूकोज का निकल आएगा। क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पर डबल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और किसी वजह से के एफ की कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ कर गई तो ये आगे तक क्वेश्चन खराब हो जाएगा। खैर हम करते हैं दूसरे तरीके से, ऐसा तरीका यही है, मेरा कहना है कि जब के एफ सेम है तो के एफ को कैंसिल आउट कर दो। कैसे, हम दो इक्वेशन बनाते हैं, डेल्टा टी एफ फॉर सुक्रोज बनाया, डेल्टा टी एफ फॉर ग्लूकोज इक्वल टू मोलिटी ऑफ ग्लूकोज इनटू के एफ। सर के एफ क्या इन दोनों के लिए चेंज नहीं होगा, के एफ तो बच्चे सॉल्वेंट का होता है, दोनों को सेम सॉल्वेंट में लिया गया, वाटर में, ठीक है, वाटर में लिया गया तो दोनों के लिए के एफ तो सेम होगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूं, इक्वेशन 2 मान लूं, तो अगर मैं 2/1 करूं या 1/2 करूं, जैसा आपको अच्छा लगे, इसमें आपकी स्वेच्छा है। तो डेल्टा टी एफ फॉर ग्लूकोज अपॉन डेल्टा टी एफ फॉर सुक्रोज इक्वल टू मोलिटी ऑफ ग्लूकोज इंटू के एफ, मोलिटी ऑफ सुक्रोज इंटू के एफ। तो आप के एफ की कैलकुलेशन बच गए। अब डेल्टा टी एफ फॉर ग्लूकोज मेरे को निकालना है, डेल्टा टी एफ फॉर सुक्रोज में निकाल चुका हूं 2 केल्विन। अच्छा मोलिटी कैसे निकालें, तो मास ऑफ सोल्यूट, अब इसको ओपन करें, 5% ग्लूकोज का, इसका मतलब क्या है 5 ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन। सर ये तो कहीं लिखा नहीं बाई मास, देखो अगर क्वेश्चन में लिखा है बाई मास तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन चीजों को कंसीडर करेंगे। तो क्या 5 ग्राम सोल्यूट अपॉन, ठीक है 5 ग्राम सोल्यूट लिया, मूलर मास यदि सुक्रोज है तो सॉरी ग्लूकोज है ना ऊपर, तो ग्लूकोज का जो मूलर मास है वो कितना हो जाएगा 180, और सॉल्वेंट का मास अगर हम ग्लूकोज की बात करें 100 सॉल्यूशन है, 5 माइनस करोगे 95 बचेगा, सॉल्वेंट का मास केजी में लेंगे 0.095 केजी होल अपॉन क्या मोलिटी ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज कितना है 4%, 4% का मतलब क्या हुआ मास ऑफ सोल्यूट 4 अपॉन मूलर मास सुक्रोज का 342। अब 100 में से 4 माइनस करो कितना बचा 96, यानी कि 0.096। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो डेल्टा टी एफ फॉर ग्लूकोज निकलकर आने वाला है वो निकलकर आपका आने वाला है लगभग 4.8 केल्विन। आप लोग कैलकुलेशन करेंगे 4.8 केल्विन निकल के आना है, ये आप लोग बड़े आसानी से कर लेंगे। अब गलती होगी दूसरी, क्या सामान्यतः हम लिखते हैं कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या T2 माइनस T1, जो हम लोग करते हैं डेफिनेटली। T1 हमने क्या कर रखा है कि जो मैं जो T1 को मानते हैं इनिशियल टेम्परेचर, तो पानी का इनिशियल टेम्परेचर लिखा 273। तो जब T2 निकालने बैठते हैं तो थोड़ा सा मैथ्स खेल जाती है कि T1 को यहाँ लेके आए तो T1 में हम डेल्टा TF ऐड कर देते हैं, और ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चों से मिस्टेक हो जाती है इस क्वेश्चन में, वो TF ऐड कर देते हैं और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बढ़कर आ जाता है। ये इस क्वेश्चन के लास्ट स्टेप की गलती हो जाती है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन है, तो भैया सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो सॉल्वेंट के टेम्परेचर से कम आना चाहिए, तो बच्चे का मैथ्स कैसे फिट बैठेगी। तो मेरा सॉल्यूशन ये है, बाकी आपकी इच्छा है, मैं इस माइनस की जगह डिफरेंस का इस्तेमाल करता हूं। अब क्या हुआ, क्योंकि T2 की वैल्यू T1 से कम आनी चाहिए, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब डिप्रेशन आएगा तो जो हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना होगा सॉल्यूशन का, तो आप डेल्टा TF को माइनस करेंगे, और जब बॉइलिंग पॉइंट निकालना होगा सॉल्यूशन का तो वहां पर डेल्टा TB को आप ऐड करेंगे। ये गलती होती है, तो ध्यान रखिए इस चीज का। तो हमें जो पॉइंट दिया गया वो दिया गया 273.15, ये हमें दिया गया था पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें से क्या करेंगे हम 4.8 को माइनस करेंगे, और जो आपका आंसर निकल के आएगा माइनस करने के बाद वो आएगा 268 पॉइंट, आपने कर लीजिए 268.35 केल्विन, मैंने कैलकुलेट किया हुआ था पहले, दैट्स ऑल, ठीक है। तो मिस्टेक मैंने आपको 2-3 जगह दिखा दी। अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में इस तरह के चांसेस बन जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्या दिया है, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए on heating with Br2 and KOH forms a compound B molecular formula C6H7N which on reacting with chloroform and alcoholic KOH produce a foul smelling compound C. Write the structure and IUPAC name of ABC। या NCERT करके जाना, NCERT सब कुछ है, NCERT का एमीन्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन एज इट इज वर्ड टू वर्ड छपा हुआ है। ये देखिए एन एरोमेटिक कंपाउंड ए, कोई कंपाउंड ए है मुझे नहीं पता, देखो रिएक्ट ऑन हीटिंग विद Br2 KOH, जब इसको Br2 और KOH के साथ हीट किया गया, तो इसने क्या दिया C6H7N कोई कंपाउंड दिया, ठीक है, बी कंपाउंड दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। विच ऑन रिएक्टिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक, जब इसको हमने क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ हीट किया, ठीक है, तो इसने क्या करा कंपाउंड सी दिया, ठीक है। हमें ABC आइडेंटिफाई करना, NCERT बिल्कुल से मिलता जुलता है। तो अगर बी की बात करें हम, तो बी में इसने फॉर्मूला दिया C6H7N हिंट के तौर पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं तो कंपाउंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो अगर आप देखो तो Br2 KOH जो है वो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, करेक्ट, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में एमीन्स फॉर्म होते हैं, तो ये तो पक्का क्लियर हो गया कि बी कोई एक एमीन है, और क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है एरोमेटिक कंपाउंड है, तो अगर ए एरोमेटिक है तो बी भी एरोमेटिक होगा, इसका मतलब बी जो है वो एक एरोमेटिक एमीन है, ये बात तो हमें निकल कर आ गई।
डी जो है वो क्या है, एरोमेटिक एमीन है। ठीक है, इस फॉर्मूला यहाँ से हटाते हैं, ऊपर लिखते हैं, ये था C6H7N। तो ये जो हमारा बी निकल के आ रहा है, बी निकल के क्या है हमारा एरोमेटिक एमीन, हम सब जानते हैं इसे बोलते हैं एनिलीन। अगर ये है एनिलीन तो डेफिनेटली, क्योंकि Br2 के हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जो है वो स्टेप डाउन रिएक्शन एक कार में रिड्यूस करती है, और वहां पे जो रिएक्टेंट रहता है वो एमाइड फॉर्मेशन रहती है। इसका मतलब यहाँ पे कोई एमाइड रहा होगा, उसके पास कार्बन नहीं होगा। कैसा वो स्थिति रही होगी, ये वाली CONH2। दिस इज बेंजामाइड, दिस इज एनिलीन, और ये हम सब जानते हैं ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन है जो कि प्राइमरी एमीन फॉर्म करते हैं, और इससे मिलने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो आइसोसाइनाइड होता है, जिसकी फाउल्स स्मेल होती है। ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल भी लिखी जाती है। तो आपके कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी आपका आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सी की तरफ 27 की तरफ बढ़ते हैं। आउट ऑफ दिस एंड दिस कॉम्प्लेक्स विच वन कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, मोर स्टेबल, इनर ऑर्बिटल और क्या नाम आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो भैया, स्टेबिलिटी की बात करें तो जितने भी बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं वो सेंट्रल एटम के साथ जुड़कर चिलेट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चिलेट फॉर्मेशन मतलब चिलेट कंपाउंड स्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब यहां पे तो आंसर सीधा सीधा बन गया COEN का होल थ्राइस 3+। सिंपल सीधा आंसर है, क्योंकि ये बाइडेंटेड है तो चिलेट फॉर्म करेगा। पैरामैग्नेटिक जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो हम जानते हैं कि वीक लिगेंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेड कर नहीं पाते हैं, तो वहां पर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो यहां पर जो ये बना COF6 3-। ठीक है, इनर ऑर्बिटल। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखो, जब कॉर्डिनेशन में 6 होता है तो दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन संभव होते हैं, एक sp3d2 और एक होता है d2sp3। इस sp3d2 में जो d ऑर्बिटल होता है वो आउटर मोस्ट शेल का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो d ऑर्बिटल होता है वो इनर शेल का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इसको डिटेल में चलते हैं तो बात होती है। तो अगर वो आउटर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉम्प्लेक्स बताना जहां पर इनर d ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा है। तो भैया वीक लिगेंड के केस में आप देखेंगे तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो भाई ये तो इनर ऑर्बिटल नहीं है, ये तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ जो एग्जांपल बनेगा वो बनेगा COEN का होल थ्राइस 3+। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा होंगे स्पिन भी वहां ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन पेड करते हैं, वीक लिगेंड लगा हुआ अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो नो डाउट यही कॉम्प्लेक्स क्या होगा, आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। सिंपल क्वेश्चन था। आगे चले तो विच आइसोमेरिज्म अराइजेस इन बिटवीन कॉम्प्लेक्स दिस, इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म आ सकती है। तो आप देखिए तो यहाँ पे जो लाइगेंड लगा हुआ है NO2 और NO2 जो एम्बिडेंटेड लाइगेंड है, और जो एम्बिडेंटेड लाइगेंड होते हैं वो लिंकेज आइसोमेरिज्म जनरेट करते हैं, क्योंकि उनके सेंट्रल एटम से अटैच होने का मोड बदल जाता है। यानी कि ये एक बार नाइट्रोजन से अटैच बॉन्डिंग करेगा, मतलब सेंट्रल मेटल एटम से नाइट्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और अगले केस में क्या हुआ, ऑक्सीजन से, यानी कि ONO। कुछ इस तरीके से इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी। क्लियर, तो ये अपना लोड जोड़ देगा, बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म आएगी वही क्या हमारी लिंकेज आइसोमेरिज्म निकल कर आने वाली है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट चलिए, ये केमिकल काइनेटिक्स का बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि फॉर अ रिएक्शन 2H2O2 I नेगेटिव एल्कलाइन रिएक्शन दी गई है। प्रपोज मैकेनिज्म ये दी गई है रेट लॉ। देखिए, रिएक्शन दो तरह की होती है, एक एलिमेंट्री और एक कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री सिंगल स्टेप में होती है, कॉम्प्लेक्स मल्टीपल स्टेप में होती है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में रेट लॉ बड़े आसानी से लिखा जाता है, क्योंकि रिएक्शन का स्टेप एक ही है। जब हम मल्टीपल स्टेप में जाते हैं तो वहां बोला जाता है कि जो रेट लिखा जाएगा, जिसे बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो रेट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा स्लो स्टेप से। और देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा भी गया है, या आउट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 विच वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसमें से जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो यानी कि अगर मैं पहले क्वेश्चन से पहले सी को देखूंगा तो पहले क्वेश्चन में ए पे जाने के लिए सी करना ही पड़ेगा, तो ऑप्शन ये आ गया। यानी कि जो पहला स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी कि रेट जो लिखा जाएगा वो स्टेप से लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, आइए तो रेट कैसे लिखते हैं कि R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन स्लो स्टेप। तो कौन से रिएक्टेंट है, एक H2O2 है और एक I नेगेटिव है। और रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म होती है उनके ऊपर जो पावर लगी होती है उसका जो सम करते हैं तभी बन जाता है कि आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो H2O2 का ऑर्डर बना 1, I नेगेटिव का ऑर्डर बना 1, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया हमारा 2। एक अच्छा क्वेश्चन निकाला, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। अगर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो हाफ लाइफ डबल हो जाती है। सामान्यतः क्वेश्चन हाफ लाइफ रेयर आता है, रेट भी आता है, हाफ लाइफ डबल हो जाती है। तो बताइए रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो भैया मैं एक रिलेशन बताता हूँ, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A0 की पावर n-1, जहाँ n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर आप यहाँ n की वैल्यू 1 रखें तो T हाफ कितना निकल के आ रहा है, खत्म। n की वैल्यू 1 करोगे तो कंसंट्रेशन बचेगी नहीं। पर हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जितनी भी होती है उनका हाफ लाइफ फिक्स रहता है। ये क्वेश्चन है, आप कोई भी रेडियो की सब्सटेंस लें, सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। रेडियो की सब्सटेंस चाहे 2 ग्राम हो चाहे 200 ग्राम हो, उनकी हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रही है। आइए देखते हैं, अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूं, सॉरी 0 रखूं,
तो ये टी हाफ बनता है क्या, 0 रखोगे, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, आप ये लिखिए, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो टी हाफ बढ़ेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन घटाओगे टी हाफ घटेगा, तो आ गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल, टी हाफ आल्सो डबल, यानी कि टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ऑर्डर कितना हो गया 0। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, चलते हैं अगले केस पे। चलिए अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो केस स्टडी क्वेश्चन है, केस बेस्ड 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 21, ये केस आप लोग पढ़ते रहिए, केस से क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से निकाला गया है। तो पहला तो आया डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन, तो बिल्कुल सही है, आप लोग जानते हैं जो राउल्ट लॉ फॉलो करते हैं। इससे भी अच्छा कहा जाए तो ऐसे लिक्विड पेयर जिनकी क्या नाम है पोलैरिटी, केमिकल नेचर, केमिकल स्ट्रक्चर सेम होती है, वो सारे के सारे आइडियल बनाते हैं, जैसे एनहेक्सेन, एनेप्टेन, बेंजीन, टॉलिन। चलिए जी, तो अगला था सिंपल सा क्वेश्चन था, व्हाट काइंड ऑफ डेविएशन इज फाउंड इन सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो एग्जांपल पता होना चाहिए, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन 200 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज 200 ml ऑफ एन aqueous solution of a protein contained 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10⁻³ बार। आपको मोलर मास निकालना है, हमें दिया क्या गया है, 1.26 ग्राम प्रोटीन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास आता है P इज इक्वल टू CST, कुछ लोग P लिखते हैं, कुछ लोग पाई लिखते हैं। तो P हमें दिया गया कितना, अगर देखा जाए तो 2.57 इंटू 10⁻³ ठीक है। सी हमें क्या निकालना, मूलर मास निकालना, दिस इज मूलर कंसंट्रेशन, ओपन करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट 1.26 अपॉन मूलर मास मुझे निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 सेंटीमीटर क्यूब किया, दिस इज 200 ml, और 200 ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू एस की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन हमें बार में दिया गया है, तो 0.083 बार, और टेम्परेचर जो दिया गया वो दिया गया हमें 300। इस पूरी कैलकुलेशन को आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते ही जो आप उसका मूलर मास निकालेंगे वो निकल के आएगा 61039। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया पहले से, इतने ग्राम पर मोल, ये आपको कैलकुलेशन करनी है, ये आपका काम है। चलिए जी, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आगे ऐसे दिया गया 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो अगर बात किया जाए 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इन अ कंटेनर, एट व्हाट टेम्परेचर दिस सॉल्यूशन विल बॉयल अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा देखो, इसने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का नहीं दिया है, ध्यान देने वाली बात है। तो 1 atm पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सी होता है। तो अगर मैं बात करूँ 18 ग्राम ग्लूकोज की बात करें, तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना, सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट नो डाउट रेज होगा ही होगा। तो अगर हम बात करें तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू m इंटू केबी, ये मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला। तो हमें पहले डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा, तो कितना दिया हमें, मोलरिटी के लिए 18 ग्राम सॉल्यूट का मास हो गया। ग्लूकोज डिसॉल्व कर रहे हैं, ये अगर आपका देखें तो यहाँ पे क्या है आपका, ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के लिए जो मोलर मास आता है वो कितना आता है हमारा 180, किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, 1000 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व कर, सॉरी 1000 ग्राम पानी में, तो यानी कि हो गया 1 kg, और यहाँ से हम निकालेंगे क्या केबी। तो केबी और केबी दिया हुआ है, केबी कितना दिया हमें 0.52, तो कितना देगा 18 10 जा, तो ये आएगा हमारा 0.052 डिग्री या 0.052 केल्विन। ये हमारा क्या आने वाला है यहाँ पे आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब निकालेंगे वही डेल्टा टीबी इक्वल टू T2 माइनस T1 या T2 डिफरेंस T1, तो T2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, T1 में हम डेल्टा टीबी को ऐड कर देंगे। अब T1 तो पता नहीं है, तो आपको दिमाग लगाना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1 atm पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन, आप 373.15 भी ले सकते हैं। डेल्टा टीबी आप इसमें ऐड कर दो 0.052, तो हो जाएगा 373.052 डिग्री। इस डिग्री सी तो नहीं, केल्विन निकालें, क्योंकि हमने टेम्परेचर केल्विन में लिया है। आप 100 डिग्री लेना चाहते तो डिग्री सी से भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब आते हैं हमारी सेकंड केस स्टडी पे, जो साफ दिखाई दे रही है, द कार्बोहाइड्रेट क्लासीफाई रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, यानी कि कुल मिला के क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनाया गया कि सुक्रोज कैन नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रीजन बाय, सुक्रोज टॉलरेंस को रिड्यूस नहीं कर पा रहा। तो टॉलरेंस के पीछे रीजन सिंपल है कि टॉलरेंस उसे रिड्यूस करता है जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसका मतलब सुक्रोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। दूसरा दिया है व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बात की थी, आया था क्वेश्चन कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब एल्डेहाइड रीजन पे बात कर रहे थे, तो ग्लूकोज के पास आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज के पास कीटोनिक ग्रुप होता है। तो ये क्वेश्चन वहीं निकल के आ गया। व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट ड्यूरिंग डीनेचुरेशन। तो पहली डीनेचुरेशन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन की जो डीनेचुरेशन करते हैं, तो डीनेचुरेशन में होता क्या है कि जब प्रोटीन सॉल्यूशन को हम हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं या उसकी पीएच चेंज करते हैं, तो प्रोटीन सॉल्यूशन कोगुलेट हो जाते हैं, कोगुलेट यानी कि प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और उनकी पूरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती है। होती क्या है कि उनकी जो 3 डिग्री या 2 डिग्री स्ट्रक्चर जो होती है वो टूट जाती है, यानी कि जो 3 डिग्री कॉइल स्ट्रक्चर होती है वो कॉइल खुल के प्राइमरी स्ट्रक्चर में जाती है, जिस वजह से प्रोटीन की फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो होती है चेंज हो जाती है। इस फिनोमिना को बोलते हैं डीनेचुरेशन, और जो कोगुलेट होकर प्रोटीन मिला उसे बोलते हैं डीनेचर प्रोटीन। तो
डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, बता दिया। अब विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट ड्यूरिंग डीनेचुरेशन, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चीज नहीं आता, उल्टा क्या होता है, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, वो टूटकर हमारी प्राइमरी में आ जाती है ना। तो कई बार पूछा भी गया है कि डीनेचुरेशन में प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्या चेंज आता है, तो आप लिख सकते हैं जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो अनकॉइल्ड होकर प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाती है। बाकी डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, तो फाइब्रस प्रोटीन में जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो फाइबर की जैसे सीधी होती है। एग्जाम्पल करना चाहें तो बायो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जो मैथ्स ग्रुप के बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो आपके जो नेल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, इन सभी में मिलता है हमारा केराटिन प्रोटीन मिलता है, एग्जाम्पल ये हो गया। मसल्स में मिलने वाला मायोसिन हो गया, ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं। और ग्लोबुलर में क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो ग्लोब की शेप में होती है, कॉम्पैक्ट शेप में होती है, ग्लोब की शेप में होती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, ग्लोबुलर प्रोटीन। सबसे अच्छा एग्जांपल है एल्बुमिन, अंडे के अंदर मिलने वाला जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, जो कंपाउंड होता है, लिक्विड प्रोटीन, दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन। वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब उस अंडे को जो गर्म करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन रिलेट करता हुआ आ गया। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछा कि जब अंडे को गर्म करते हैं तो उसके अंदर का जो लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड प्रोटीन, वो कहाँ चला जाता है, गर्म करोगे तो डीनेचुरेशन होगा, डीनेचुरेशन होगा तो कोगुलेट होगा, यानी कि जो लिक्विड था वो सॉलिडिफाई हो गया, यानी कि वो डीनेचर्ड हो गया है। सिंपल क्वेश्चन था, बायोमोलिक्यूल्स हमें ठीक ठाक से आना चाहिए था। चलते हैं अपने बड़े क्वेश्चन पे। चलिए आइए अब चलते हैं फिनॉल से एनिसॉल की ओर। एनिसॉल पे दोबारा क्वेश्चन आया, यानी कि हमें जो बनाना है, अगर मैं पहली कन्वर्जन की बात करूं तो हमें बनाना है क्या, मिथॉक्सी बेंजीन बनाना है। ये मिथॉक्सी बेंजीन बनाना है। अब हमें फिनॉल से बनाना है तो कैसे बनाए मिथॉक्सी बेंजीन। कुछ बच्चे कहते हैं सर ऐसा करते हैं कि एक काम करते हैं, आप क्या करो कि ये ले लीजिए फिनॉल, फिनॉल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो भैया पहली चीज एरोमेटिक हैलाइड, क्योंकि ईथर बनाएंगे तो हम विलियमसन सिंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे, एरोमेटिक हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस नहीं दिखाएंगे, तो इसलिए मैं इसे एरोमेटिक हैलाइड में कन्वर्ट करने वाला नहीं हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर लगाऊंगा NaOH से रिएक्शन कराऊंगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होगी, फिनॉल एसिडिक नेचर में होता है, तो क्या हुआ, वो वाटर निकल जाएगा, ये बन जाएगा हमारा क्या, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा ONA। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, किसी भी अल्काइल हैलाइड CH3Br CH3I के रिएक्शन कराएंगे, और ये NaBr आपका हो जाएगा बाहर, और ये निकल गया आपका मिथॉक्सी बेंजीन। अब देखो इथेनॉल से प्रोपेन-टू-वन, ये भी ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन है। हमने पूछा था कि जो फॉर्मेल्डिहाइड पे इथेनॉल लगाते तो कौन सा अल्कोहल मिलता, तो हमने बताया था प्राइमरी। इथेनॉल से प्रोपेन-टू-वन बनाना तो हमने कहा था कि फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए ग्रीनार्ड लगाते हैं। तो अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल पे जाना है तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, एल्डिहाइड बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस इथेनॉल को ऑक्सीडेशन कराकर क्या बनाऊंगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। अब एल्डिहाइड में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इस एल्डिहाइड पे लगाएंगे हम ग्रीनार्ड। आइए ग्रीनार्ड लगा देखते हैं, थोड़ा सा हम इसको दिखा देता हूँ। ये हुआ हमारा एल्डिहाइड। अब इस पर लगाते हैं क्या, ग्रीनार्ड CH3MgBr। जब ये काम करेंगे देखो क्या हुआ, ये टूटेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब देखो ये कहानी ऐसे समझो, मेटल है तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, ऐसा नेगेटिव आना चाहिए। एक समझने वाली बात है कैसे किया जाए। तो क्या होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, यानी जो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3COMgBr। ठीक है, ये H था, CH3 यहाँ आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, ऐसा करेंगे हम हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे, HOH इन एसिडिक मीडियम, इसको कट करो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये O नेगेटिव है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या होगा, ये वाला नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव के साथ जाएगा और ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जाएगा। तो कहानी क्या बनने वाली है, कहानी बनने वाली है ये CH3 को ऊपर लेते हैं, H और ये OH बन गया आपका प्रोपेन-टू-वन। ठीक है, आगे इस मैकेनिज्म की बात है, अच्छी मैकेनिज्म है अल्कोहल डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनाने की। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो H2SO4 है डिसोसिएट होकर देता है H आयन। तो ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है CH3CH2OH में, इसको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अटैक करेगा, तो ये बनाएगा CH3CH2OH2 पॉजिटिव, दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेंटेन करने के लिए, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेंटेन करने के लिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। और जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो वाटर निकलेगा और हमारा क्या बनेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा, दिस इज कार्बोकैटायन। और जब कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा तो क्या, ये मान ली CH2 पॉजिटिव है, तो ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, अपने बगल वाले कार्बन के CH बॉन्ड को तोड़ेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले आएगा, और ये क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगी, और आपका H पॉजिटिव हो जाएगा अलग। बाकी H पॉजिटिव आपने H2SO4 से लिया था, इसे करेंगे हम वापस। सिंपल सी मैकेनिज्म है। Why phenol undergo electrophilic substitution more easily than benzene? तो भैया फिनॉल ESR क्यों दिखाता है, तो इसका बहुत सिंपल रीजन है, क्लास 11th में ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये फिनॉल है, फिनॉल एक रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाईली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जब रेजोनेंस होगी तो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, फिनॉल की जो ऑर्थो पैरा पोजीशन होगी, है ना, हालांकि आप पार्शियल डबल बॉन्ड भी आएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिस वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल बड़े मजे में ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगा। तो सीधा आंसर आता है क्या, कि फिनॉल जो है वो हाईली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं आप इसे, है ना। आप इसे प्लस आई इफेक्ट भी कह सकते हैं, या
प्लस आई तो नहीं, प्लस आर इफेक्ट से भी ऐसा कह सकते हैं आंसर। ठीक है, आगे चले अगर हम इसके और पार्ट पे चलिए, अकाउंट फॉर फॉलोइंग इसकी अगर हम बात करें तो ये देखा जाए कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। तो सिंपल है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में जो होती है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर एच बॉन्डिंग होती है। वहीं पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है। इस वजह से ये अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है। अच्छा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद सोडियम मिथॉक्साइड। तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये रहा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड जब हम सोडियम मिथॉक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, विलियम्स की लिमिटेशन निकाला क्वेश्चन है, तो ये 2 मिथाइल प्रोपीन बनाता है, ना कि टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बनाता है। तो भैया पहली बात तो ये रीजन है कि देखो जो एल्कोक्साइड आयन है, मिथॉक्साइड आयन है, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस भी है। ठीक है ना, तो क्या करेगा, हेलोजन को निकालने के साथ साथ बीटा कार्बन से प्रोटॉन भी निकाल देगा। ठीक है, सबसे अच्छा रीजन है। बाकी स्टेबल कार्बोकैटायन मिलता है तो ये भी रीजन बन सकता है इसका। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर ऑफ मिथॉक्साइड आयन। आगे चले तो राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। रीमल्टीप्लिकेशन तो बड़ा सिंपल सी है, हम सब जानते हैं कि फिनॉल को हम ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाता है हमारा, एक सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाता है, OHCHO। इसका IUPAC ने भी बताएंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल लिया, फिनॉल का जब आप फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराओगे, वही CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो फिनॉल भी हमने कहा था कि ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप एक बार लगेगा कहाँ, ऑर्थो पे, और एक बार मिथाइल ग्रुप लगेगा हमारा कहाँ, पैरा पे। ठीक है, इस तरीके। और जब CH3 और वो साथ साथ होते थे, इसे बोलते हैं क्रिसॉल, तो ये बन जाता हमारा ऑर्थो क्रिसॉल और ये बन जाता हमारा क्या, पैरा क्रिसॉल। तो सिंपल था। गिव सिंपल टेस्ट, भैया टेस्ट हमेशा प्रसाद पेपर में आए हुए हैं। इथेनॉल और फिनॉल के बीच टेस्ट दे, तो फिनॉल तो भैया FeCl3 टेस्ट देता, आंख बंद करके लगाओ। इथेनॉल की बात की जाए तो इथेनॉल में अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे तो इथेनॉल के पास CHOH टर्मिनल होता है, तो इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी परफॉर्म कर देता है। तो ये आइडोफॉर्म देगा, ये नहीं देगा। बाकी फिनॉल FeCl3 टेस्ट देता है, तो इससे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जगह पे, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। हमें ये इक्वेशन दी गई और इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, ई सेल निकालना है। ई नॉट सेल अच्छा दिया हुआ, तो ई सेल की इक्वेशन बनाइए। ई सेल इक्वल टू, भैया जब भी पेपर में क्वेश्चन करें तो नस्ट इक्वेशन जरूर लिखिए। बहुत से बच्चे नस्ट इक्वेशन लिखते हैं। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर लिख देते हैं। ये समझने के लिए है, आपको नस्ट इक्वेशन में वेरिएबल लिखने हैं, जैसे कि यहाँ लिखा था Mg2+ अपॉन Cu2+। अब आराम से ई नॉट सेल की वैल्यू पुट करो, 2.71 0.0591 अपॉन n। ठीक है, n की वैल्यू देखो, अगर यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन का खेल हो रहा है। लॉग प्रोडक्ट में Mg2+ की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.001, यहाँ कितनी 0.01। इस पूरे को सॉल्व करोगे, ये बनेगा 2.71 वोल्ट। ठीक है, 2.7395 सॉरी 2.7395 वोल्ट। अब उसने ये कहा क्या कि कैलकुलेट क्या, कैलकुलेट ई नॉट। ठीक है, कैलकुलेट ई नॉट सेल फॉर डायरेक्शन। ये राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट व्हेन एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अप्लाइड लेस देन 2.71 वोल्ट और ग्रेटर देन 2.71 वोल्ट। अगर पोटेंशियल कम है, ठीक है, अगर सेल को पोटेंशियल क्या नाम है, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा रहे हैं, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है तो इसका मतलब क्या, सेल वर्किंग में, सेल अपनी एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स को दे रहा है, सेल काम कर रहा है। और जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम कर रहा होता है तो उस समय जो करंट की डायरेक्शन होती है वो कैथोड से एनोड की ओर हो रही होती है। अगर मैं इक्वेशन को वापस उठाऊं तो इक्वेशन में देखें तो क्या करेंगे हम इस इक्वेशन में, कि जो एनोड होता है, ये एनोड है क्योंकि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो ये बनेगा एनोड और ये हमारा बनेगा क्या, कैथोड। तो अगर मैं बात करूं करंट डायरेक्शन की, तो करंट डायरेक्शन में क्या बनेगा हमारा, हाँ, अगर मैं करंट डायरेक्शन की बात करूं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की डायरेक्शन हमारी क्या होगी, कैथोड से एनोड होनी चाहिए। इसका मतलब ये लगा लो, ये एनोड है, ये कैथोड है, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी, जब पोटेंशियल आप बढ़ा दोगे 2.71 या 2.73 से ऊपर जाएगा पोटेंशियल, तो कहानी क्या हुई, उस समय एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, वो सेल को पोटेंशियल देगा, सेल चार्ज होना शुरू होगा, यानी सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। तो उस समय करंट की डायरेक्शन होती है एनोड से कैथोड, यानी कि उस समय डायरेक्शन बनेगी Mg2+, मैग्नीशियम से कॉपर की और इसकी डायरेक्शन बनने वाली है। ये सीधा सा क्वेश्चन था।
चलते हैं अगले क्वेश्चन के उसके और पार्ट पे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या ये दिया गया, अ स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक्स एंड वाई कनेक्टेड इन सीरीज। एक में फेरस सल्फेट है, एक में जिंक सल्फेट है। अंटिल 2.8 ग्राम ऑफ Fe डिपोजिटेड एट कैथोड एक्स। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक डिपोजिट एट द कैथोड सेल वाई। ये सब निकालना है। अगर हम इसकी बात करें तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास 2 सेल हैं, ठीक है। ये मेरे पास 2 सेल हैं, एक सेल एक्स है, एक सेल वाई है। सेल एक्स की बात करें तो क्या लिखा है कि सेल एक्स में हमारे पास क्या है, FeSO4, इसमें FeSO4 है और इसमें ZnSO4 है। उन्होंने कहा क्या 2 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं जब तक 2.8 ग्राम Fe डिपोजिट नहीं हो गया। फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग चलें तो W इक्वल टू ZIT। हमने कब 2.8 ग्राम जब तक जिंक 2.8 ग्राम जब तक Fe डिपोजिट नहीं हो गया, यानी कि ये 2.8 ग्राम, तो 2.8 ग्राम जब तक Fe डिपोजिट नहीं हो गया तब तक हम करंट पास करते रहे 2 एम्पियर की। तो Z होता है E अपॉन F, यानी कि मोलर मास जो Fe का उन्होंने दिया है वो कितना दिया है 56, ठीक है। और अगर हम फेरस सल्फेट में देखें तो Fe के ऊपर 2+ चार्ज है, जो 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe में कन्वर्ट होगा तो वैलेंस वेक्टर बनेगा 2 और फैराडे कांस्टेंट 96500। आई जो हमारे पास है वो कितना जा रहा है, 2 एम्पियर की करंट पास कर रहे हैं। और T, इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो समय निकल के आता है वो निकल के आता है 4825 सेकेंड। यहाँ पे समय जो है सेकेंड में निकल के आने वाला है। अब ये तो एक काम, तो हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, दिस इज 4825 सेकेंड। आगे अगर हम बात करें तो कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक, जिंक का मास निकालना है। तो फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग W1 अपॉन W2, यानी कि W जिंक अपॉन W कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। W जिंक की अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेल वाई में, तो W जिंक मेरे को निकालना है, सॉरी कॉपर नहीं Fe हुआ यहाँ पे। और Fe मुझे कितना डिपॉजिट हुआ, Fe ये 2.8 ग्राम Fe डिपॉजिट हो रखा है, 2.8 ग्राम Fe डिपॉजिट हो रखा है। जिंक का जो एटॉमिक मोलर मास दिया वो कितना है 65.3। अब जिंक सल्फेट की अगर मैं बात करूं तो जिंक सल्फेट में क्या होगा, जो Zn2+ आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और जिंक में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें भी जो वैलेंस वेक्टर है वो कितना होगा 2 होल अपॉन, ठीक है, 2 होल अपॉन EFE मोलर मास अपॉन वैलेंस वेक्टर। तो 56 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, इस पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका कितना, ये लगभग निकल जाएगा 3.26 ग्राम, 3.26 ग्राम, ये कितना निकल के आने वाला है। बी पार्ट में पूछा गया इन द प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m वर्सेस कंसंट्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन फॉलोइंग करो आर ऑब्टेन फॉर 2 इलेक्ट्रोलाइट A एंड B। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है ये यहाँ से निकल के आती है डिबे-हकल-ऑनसेकर इक्वेशन। तो ये जो A है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये जो B है, ये जो B है ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन पूरा होता है। इसलिए कहानी क्या होती है, पहले ही मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है, डाइल्यूशन करते हैं, इंटर आयनिक अट्रैक्शन घटता है तो धीरे धीरे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब डाइल्यूशन करते हैं तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट V, डाइल्यूशन बढ़ता है अल्फा बढ़ता है तो बहुत तेजी से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से इक्वेशन निकल के आती है डिबे-हकल-ऑनसेकर इक्वेशन, लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m0 माइनस AC की पावर 1/2। ये NCERT में पढ़िएगा आप, माइनस AC की पावर 1/2 लैम्डा m0 तभी बनेगा जब कंसंट्रेशन क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो आगे चलें तो इसने कहा कि एक तो बताइए क्या क्वेश्चन दिया कि प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट A एंड B। तो A स्ट्रॉन्ग हुआ, B वीक हुआ। व्हाट हैपन्स ऑन एक्स्ट्रा रोटेशन ऑफ लैम्डा m टू कंसंट्रेशन अप्रोच 0 फॉर इलेक्ट्रोलाइट A एंड B। यानी A और B की कंसंट्रेशन को अगर 0 कर दिया जाए तो क्या मिलेगा,
अगर एक ही कंसेंट्रेशन को जीरो यानी एक्स्ट्रापोलेशन कर दिया जाए तो ये जो डाटा है इसे बोलते हैं लैम्डा m0, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि अगर एक ही ग्राफ का एक्स्ट्रापोलेशन कर दिया जाए, आपको ये कर दिया जाए, पीछे से बढ़ा दिया जाए, तो ये जो पॉइंट है ये जीरो कंसेंट्रेशन पे है, तो यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसेंट्रेशन। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करेंगे तो ये ग्राफ क्या होता है, एक टाइम पे आने के बाद वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, ये कहीं पर भी वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जिस वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफिकल मेथड से नहीं निकल सकती। इसके लिए फिर अब आगे आया कोलरास लॉ, वो आगे का टॉपिक है, तो बात में की जाएगी जब टॉपिक आएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन स्मॉक का, राइट केमिकल इक्वेशन टू शो दैट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज कंटेन स्ट्रेट चेन। ग्लूकोज के पास स्ट्रेट चेन है, इसकी कोई इक्वेशन आपके पास है? तो बिल्कुल है। जब आप ग्लूकोज को आप CHOH का होल 4 CH2OH, जब आप इसको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करते हैं तो ये आपको देता है N-हेक्सेन, और N-हेक्सेन सीधी स्ट्रक्चर होती है जो जस्टिफाई करती है कि ग्लूकोज के पास ओपन चेन स्ट्रक्चर है। डिफरेंशिएट बिटवीन अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, तो अमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्युबल फ्रैक्शन है स्टार्च का, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है। ये लगभग 15 से 25% के आसपास मिलता है, और ये 75 to 85% के आसपास हमें मिलता है। यहाँ पर 1,4 लिंकेज होती है, यहाँ पे 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, 2 ग्लूकोज यूनिट 1,4 पोजीशन जुड़ते हैं। यहाँ पर 1,4 के साथ साथ 1,6 पोजीशन से भी अटैच रहते हैं। टर्म ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की बात करें तो जो जब 2 ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो उसके बीच में जो एक इस तरह की लिंकेज मिलती है हमें, उसे बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जब 2 ग्लूकोज यूनिट को आपस में जोड़ते हैं, ग्लूकोज यूनिट को जब आप माल्टोज में देखने को मिलेगा, स्टार्च में देखने को मिलता है सब। आगे बात करें वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द गो आफ्टर बॉइलिंग द एग, तो अभी रिसेंटली मैंने बात की थी केस स्टडी में, उसका डीनेचुरेशन हो जाता है। द पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन, व्हाट डज इट इंडिकेट, तो अगर हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन नहीं हो रही है तो वही जो हमारी रिएक्शन है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, सेमी कार्बोहाइड, ठीक है ना, तो ये रिएक्शन किसकी है, कार्बोनिल ग्रुप की वजह से आती हैं। तो अगर पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज के पेंटा एसिटेट में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसमें शायद एक क्वेश्चन है गया, गिव टू एग्जांपल ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, छूट गया है, तो ये आप बिल्कुल एनसीईआरटी से कुछ भी जो एग्जांपल हैं वो लिख सकते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, वेलिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, फिनाइल एलेनाइन हो गया, तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। और विच शुगर इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, सुक्रोज है। सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपका क्या कहते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलते हैं। तो अगर हमारे पास डेक्स्ट्रो सुक्रोज है तो हमें ग्लूकोज डेक्स्ट्रो और फ्रक्टोज लिवो मिलता है, तो इस मिक्सचर को ही हम बोलते हैं, क्या नाम है, इस शुगर को ही बोलते हैं क्या, इन्वर्ट शुगर, ठीक है। तो ये मॉक था जो हमने आपका लिया था, जो बच्चे आए उन्होंने दिया, और जो लोग नहीं पहुंच पाए उन सभी के लिए हमने ये मॉक का सोल्यूशन और टेस्ट डाला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए सॉल्यूशन से कुछ हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, और आप एग्ज़ाम को अच्छे से परफॉर्म करेंगे। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो वो हमसे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कांटेक्ट कर सकता है, अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकता है। क्वेरी सभी के लिए आप सभी की क्वेरी के लिए हम स्वागत करते हैं। मेहनत करते रहिए, ठीक है, हमसे आपका सहयोग जो भी बनेगा हम करेंगे। आप लोग मेहनत कीजिए, सभी लोग, सभी शिक्षक आपके साथ हैं, आप अच्छे नंबर लेके आइए, इसमें हम सबको प्रसन्नता होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।